ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और वर्ड यूज करता हूं स्टूडेंट। अगर बच्चे को जन्म दिया जाता है, शिशु को जन्म देते हैं, तो ऐसे जंतु जरायुज कहलाते हैं, विविपैरस इंग्लिश में और जरायुज हिंदी में। लेकिन अगर अंडे दिए जाते हैं और भ्रूण अंडे के रूप में बाहर आता है, तो अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज इंग्लिश में ओविपैरस कहा जाता है। तो विविपैरस, ओविपैरस, बच्चे देने वाले, अंडे देने वाले। पक्षी ओविपैरस, सांप ओविपैरस, स्तनधारी विविपैरस, मनुष्य विविपैरस। मनुष्य जरायुज प्राणी है जो शिशुओं को जन्म देता है, और इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहला वर्ड यही होना चाहिए। ह्यूमन एक विविपैरस एनिमल है, जरायुज प्राणी। एक लिंगी होते हैं, नर और मादा भिन्न भिन्न होते हैं स्टूडेंट। अब पॉइंट ये आता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्टेप्स क्या होता है, आखिर बच्चा बनने तक का पूरा प्रक्रम क्या क्या है। तो स्टूडेंट, किसी भी भ्रूण या किसी भी बच्चे के निर्माण हेतु कौन कौन से चरण काम में लिए जाएंगे। स्टूडेंट, एक लिंगी जंतु में नर और मादा भिन्न भिन्न होते हैं। अगर शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण एक ही जंतु में हो तो उसे द्विलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल इंग्लिश में। और अगर शुक्राणु का निर्माण अलग जंतु में और अंडाणु का अलग जंतु में हो तो उन्हें एक लिंगी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। स्टूडेंट्स, मनुष्य एक लिंगी जंतु है, नर शुक्राणु का उत्पादन करता है, मादा अंडाणु का उत्पादन करती है, और युग्मकों का निर्माण होता है अपने अपने शरीर में। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। डन। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले गैमेट्स बनने चाहिए। शिशु या भ्रूण के निर्माण और परिवर्धन हेतु जो जो चरण काम में लिए जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट, उनको बता रहा हूं। उसमें पहला चरण है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस। नर व मादा युग्मकों का निर्माण होना, इसे गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, युग्मक जनन। नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है, और इनके निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब युग्मक बन गए, दोनों में बन गए साफ। अब क्या होगा, अब युग्मकों को एक दूसरे के समीप लाना है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट, नर अपने युग्मकों को मादा के शरीर में स्थानांतरित करता है। मादा कभी अंडे को नर में स्थानांतरित नहीं करती, नहीं। तो नर द्वारा शुक्राणु को मादा के शरीर में स्थानांतरित किया जाएगा, और इस चरण को बोलते हैं इंसेमिनेशन स्टूडेंट। जी हाँ, इंसेमिनेशन। चरण नंबर 2 यही आएगा स्टूडेंट। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट, मनुष्य एक विविपैरस जरायुज प्राणी है। विविपैरस उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट जो कि बच्चे देते हैं। मनुष्य एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल स्टूडेंट। यूनिसेक्सुअल उन्हें कहा जाता है जिनमें नर और मादा भिन्न भिन्न होते हैं स्टूडेंट। एक लिंगी है, और मनुष्य में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। नर कौन है, मादा कौन है, बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान लेना, इसे लैंगिक द्विरूपता, इंग्लिश में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। और आराम से मनुष्य में नर और मादा को पहचाना जाता है। अगर शिशन है, पेनिस, तो नर है, लड़का है, और अगर वेजाइना है तो स्टूडेंट लड़की है। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दर्शाता है। पहला स्टार क्लियर। कौन कौन से चरण आएंगे जरा देखेंगे। पहला चरण युग्मक जनन स्टूडेंट, ये रहा गैमेटोजेनेसिस इंग्लिश में फर्स्ट। सेकंड इंसेमिनेशन, विरहसेचन, जिसे मैंने आपसे कहा पहले चरण का नाम गैमेटोजेनेसिस हुआ है स्टूडेंट। डन। फिर इंसेमिनेशन, विरहसेचन हुआ। विरहसेचन किससे कहा जाता है, नर द्वारा शुक्राणु को मादा के शरीर में स्थानांतरित करना विरहसेचन कहलाएगा। डन। उसके बाद स्टूडेंट मादा के शरीर में, मादा जनन मार्ग में, फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में नर और मादा के युग्मकों का यानी अंडाणु शुक्राणु का समेकन होगा और इससे द्विगुणी जाइगोट बनेगा। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहा जाता है। श्योर स्टूडेंट्स। तो अगला चरण आया नर और मादा युग्मकों का संलयन होना, निषेचन।
फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट, डन। तीसरा चरण भी हो गया। फिर अब जाइगोट बन गया। अब स्टूडेंट जाइगोट में होगा समसूत्री विभाजन, क्योंकि भ्रूण बहुकोशिकीय होता है और जाइगोट तो एक कोशिकीय होता है, तो एक कोशिकीय जाइगोट बहुकोशिकीय भ्रूण में बदलने लगेगा समसूत्री विभाजन द्वारा, और उसके बाद वो भ्रूण माता के गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाएगा। परिवर्तित भ्रूण का माता के गर्भाशय की भित्ति से चिपकना इम्प्लांटेशन, अंतरारोपण कहलाएगा स्टूडेंट। इम्प्लांटेशन, अंतरारोपण। दोबारा फिर इम्प्लांटेशन होगा, गर्भाशय की भित्ति से बच्चा चिपक गया, ओके। उसके बाद अब बच्चे का डेवलपमेंट, परिवर्धन होगा और पूरे 9 महीने में बच्चे का डेवलपमेंट होगा। इस पूरे काल को गर्भ काल कहा जाएगा, गेस्टेशन पीरियड, प्रसव चक्र, गर्भ काल। और जब बच्चा पूरा बन जाएगा उसके बाद उसको गर्भाशय से बाहर निकाला जाएगा स्टूडेंट। शिशु जन्म होगा, गर्भाशय से बच्चे का बाहर निकल कर आना शिशु जन्म, प्रसव कहलाएगा स्टूडेंट, पार्चुरेशन इंग्लिश में। तो बच्चा बनने तक का पूरा चरण कौन कौन से हुआ है? सबसे पहले युग्मकों का निर्माण हुआ है स्टूडेंट, इसे गैमेटोजेनेसिस बोला गया, युग्मक जनन। चरण नंबर 2, नर द्वारा मादा के शरीर में शुक्राणु को स्थानांतरित किया गया, विरेचन, इंसेमिनेशन। चरण नंबर 3, मादा के शरीर में अंडवाहिनी में शुक्राणु व अंडाणु का समेकन हुआ, द्विगुणी जाइगोट बना। चरण नंबर 3 निषेचन कहलाया, फर्टिलाइजेशन। चरण नंबर 4, भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से चिपकना, अंतरारोपण, इम्प्लांटेशन। चरण नंबर 5, भ्रूण का परिवर्तित होना गर्भाशय में, गेस्टेशन, गर्भकाल। चरण नंबर 6, परिवर्तित शिशु का मादा के गर्भाशय से बाहर आना, प्रसव, पार्चुरेशन। डन। तो मानव जन्म यानी कि रिप्रोडक्शन इवेंट्स क्रम कौन कौन से है? 6, और वो आपके सामने उनका सीक्वेंस पूछा था स्टूडेंट। एक बार सीक्वेंस बोलो। पहले युग्मक जनन, फिर विरेचन, फिर निषेचन, फिर अंतरारोपण, फिर गर्भकाल, फिर प्रसव। डन। ये देखिए जनन चक्र में निम्न चरण, पहला युग्मक जनन, दूसरा विरेचन, तीसरा निषेचन, चौथा अंतरारोपण, पांचवा गर्भकाल और 6 प्रसव। श्योर? डन? हाय ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल आराम से ले लिया हमने। तो हम एक एक चीज है स्टूडेंट, शुक्राणु का मादा जनन मार्ग में स्थानांतरण विरेचन कहलाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2 ही की आती है, एक इंसेमिनेशन की, एक इम्प्लांटेशन की। इंसेमिनेशन मतलब विरेचन का मीनिंग आ गया। अब इम्प्लांटेशन पे आते हैं। भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण कहलाता है। डन। कौन कौन से चरण हो गए, जरा स्टार्ट शुरू करें स्टूडेंट। सर फर्स्ट युग्मक जनन, ओके साहब पहला चरण। और बोलो सर सेकंड विरेचन, चलो साहब ये भी कंप्लीट हुआ। अगला बोलो सर नेक्स्ट निषेचन, चलिए साहब डन। नेक्स्ट निषेचन के बाद अंतरारोपण स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन, गर्भकाल और लास्ट फाइनल हुआ स्टूडेंट्स जिसे हम कह रहे हैं, और वह यस स्टूडेंट प्रसव, पार्चुरेशन। डन। पहला पॉइंट क्लियर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जनन चक्र के क्रमों को सही क्रम में जमाइए। ये रहे वो। डन। भ्रूण का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना कहलाता है विरेचन, नहीं अंतरारोपण, इम्प्लांटेशन स्टूडेंट। श्योर? तो ये दोनों डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट आपको एक और चीज बताता हूं। तो युग्मकों को निर्माण करना है स्टूडेंट, पहला चरण युग्मक जनन।
अब युग्मकों का निर्माण होता है सेक्स ऑर्गन में, लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग, एक होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनमें स्टूडेंट युग्मकों का निर्माण होता है और जो हार्मोन का स्त्रवण भी करते हैं, सेक्स हार्मोन का स्त्रवण करते हैं, लिंग हार्मोनों का स्त्रवण करेंगे और युग्मकों का निर्माण करेंगे, उन्हें बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। आपने कहा साहब कौन से? जैसे पुरुष में बात करें तो वृषण, टेस्टिस, और फीमेल मादा में बात करें तो अंडाशय, ओवेरी। आज वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है स्टूडेंट, और वृषण में ही स्टूडेंट्स लैंगिक हार्मोन, लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। मादा में भी अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है स्टूडेंट। डन। द्वितीयक लैंगिक अंग सेकंड नंबर के, ये क्या होते हैं? ये युग्मक का निर्माण नहीं करते, ये हार्मोन स्रावित नहीं करते, लिंग हार्मोन, तो फिर ये युग्मकों के परिवहन में सहायक होते हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, युग्मकों के ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में सहायक होते हैं। डन। मार्ग बनाते हैं युग्मक परिवहन का। जैसे पुरुष की बात की जाए स्टूडेंट, तो पुरुष के अंदर आपने नाम सुना होगा अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी। आज शुक्रवाहिनी में शुक्राणु का निर्माण थोड़ी होता है, शुक्रवाहिनी में शुक्राणु का परिवहन होता है। शुक्रवाहिनी से कोई हार्मोन थोड़ी निकलता है। तो शुक्रवाहिनी हो गई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मादा में बात करें तो अंडवाहिनी, मादा में बात करें तो गर्भाशय। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये मादा के वो लैंगिक अंग है जो कोई भी अंडे का उत्पादन नहीं करते, जो कोई हार्मोन नहीं डालते, इनमें से तो अंडा गुजरता है, तो ये हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। लैंगिक अंग दो प्रकार के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग वो जिनमें युग्मक का निर्माण होता है और जो लिंग हार्मोन स्रावित करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग वो जो युग्मकों का निर्माण नहीं करते, उत्पादन नहीं करते, बल्कि उनका परिवहन करते हैं। एग्जाम्पल, प्राथमिक के पुरुष में वृषण और मादा में अंडाशय। डन। आइए हमारा टॉपिक लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन। पहला प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। डन। यह जननांग युग्मकों का उत्पादन करते हैं तथा लिंग हार्मोन का स्रावन करते हैं स्टूडेंट। युग्मकों का उत्पादन तथा लिंग हार्मोन का स्रावन करते हैं। जोरदार एग्जाम्पल, टेस्टिस, ओवेरी। जोरदार। श्योर। अगला आइए स्टूडेंट, द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यह युग्मक परिवहन का मार्ग बनाते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल, नर में बात करें तो अधिवृषण स्टूडेंट, 1 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय, 3 शिशन, 4 प्रोस्टेट ग्रंथि, 5 मादा की बात करें तो अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बर्थोलिन ग्रंथि। शॉर्ट, ये तैयार। तो लैंगिक अंग हमारे पास पहला टॉपिक, हमने उसे कवर करा। दूसरा टॉपिक स्टूडेंट, एक वर्ड बताता हूं आपको। मादा में एक शब्द होता है स्तन, ब्रेस्ट, स्तन। और स्टूडेंट मादा में जो स्तन है वह द्वितीयक लैंगिक अंग नहीं है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर। क्योंकि द्वितीयक लैंगिक लक्षण व्यस्कावस्था, प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं। जी हाँ, अगर स्तन द्वितीयक लैंगिक अंग होता तो लड़की में जन्म के साथ होता, लेकिन लड़की में स्तनों का निर्माण प्यूबर्टी स्टेज, व्यस्कावस्था आने पर होता है। तो स्तन एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे कि पुरुष में दाढ़ी मूछें होना। डन। श्योर। हार्मोन की वजह से स्तनों का निर्माण होता है, वृद्धि होती है। तो स्तन
एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हमने पहला बढ़िया क्वेश्चन किया, जनन चक्र में क्रम तैयार। दूसरा, कौन सा अंग द्वितीयक लैंगिक अंग है और कौन सा प्राथमिक लैंगिक अंग है? मैंने कहा साहब शिशन द्वितीयक है, मैंने कहा साहब अंडवाहिनी द्वितीयक है, अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है, अधिवृषण द्वितीयक लैंगिक अंग, वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग। डन, चलिए तैयार। तो ये हमारे पास एक और टॉपिक हो गया। अब आएगा स्टूडेंट एनसीईआरटी का सीक्वेंस, नर जनन तंत्र। श्योर? तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फिर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। पहले एनसीईआरटी के सीक्वेंस में मेल रिप्रोडक्टिव है, हम उसको लेते हैं। स्टूडेंट, वृषण और अंडाशय दोनों उदर गुहा में बनते हैं। नर और मादा के लक्षणों में और जनन चक्र में फर्क है बहुत। श्योर? अब मेरी बात को सुनना। नर जनन तंत्र में किस किस को लेंगे? एक जोड़ी वृषण होते हैं, सहायक नलिकाएं होती है जिनमें से युग्मक का परिवहन होता है, सहायक ग्रंथियां होती हैं जो इनका स्त्राव वीर्य बनाता है, और फिर बाह्य जननांग शिशन पेनिस। नर जनन तंत्र चार चीजों से मिलकर बना है। एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और एक शिशन पेनिस। डन, इधर आइए। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां, और नर में सहायक ग्रंथियां तीन होती है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स तीन है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। दोबारा, शुक्राशय इंग्लिश में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा काउपर ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो स्टार्ट देखिएगा, सहायक ग्रंथियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, इसी का नाम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है, और लास्ट में पेनिस। ये तो ये चारों टॉपिक पढ़ना है। वृषण पढ़ना है, सहायक नलिकाएं पढ़नी है, सहायक ग्रंथियां पढ़नी है, और पेनिस टॉपिक पढ़ना है। स्टार्ट करूं, आप बोलो तो? श्योर? आइए, अब वृषण की संरचना पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूं। स्टूडेंट, भ्रूणावस्था में जब बच्चा मां के पेट में है, गर्भाशय में, तब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में वृषण और अंडाशय जो है स्टूडेंट, जो उनके जननांग है प्राथमिक, उदर गुहा में बनते हैं। वृषण और अंडाशय दोनों की उत्पत्ति उदर गुहा में होती है स्टूडेंट। अब सुनना, बनने के बाद, उत्पत्ति के बाद, अंडाशय तो जिस जगह बनता है वहीं रहता है, लेकिन वृषण उदर गुहा में नहीं रहते हैं। बच्चे के जन्म के पहले, लड़के के पैदा होने के पहले स्टूडेंट, वृषण उदर गुहा से निकलकर बाहर एक थैली होती है, त्वचीय वलन, वृषण कोश, उसमें आ जाते हैं। अंडाशय कभी भी उदर गुहा से बाहर नहीं आते हैं। जिस जगह उनका उद्भव हुआ, उत्पादन हुआ है, उसी जगह पे अंडाशय जीवन भर रहते हैं एक लड़की में। वृषण के साथ ऐसा नहीं है। टेस्टिस, वृषण का निर्माण और उद्भव उदर गुहा में होता है, किंतु जन्म से पहले वृषण नीचे उतरकर वृषण कोशक नाम की एक थैली में, स्कॉटम इंग्लिश में, आ जाते हैं। इसलिए वृषण, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित है, इसे बाह्य उदरीय वृषण बोला जाता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। जन्म से पहले ही हो जाता है। वृषण कोश एक थैली है, त्वची वलन है, उसमें आ जाते हैं वृषण नीचे उतर के। दिमाग में एक क्वेश्चन है सिर्फ, क्यों आते? अंडाशय भी तो नहीं आए। स्टूडेंट, वृषण में शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है और शुक्राणु का उत्पादन होता है, और
यह शुक्राणु उत्पादन की क्रिया कम तापमान पर होती है। उदर गुहा का जो तापमान है, आंतरिक तापमान जो है स्टूडेंट, उसकी तुलना में वृषण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस, कम। इसीलिए वृषण लड़के के जन्म के पहले ही उदर गुहा से निकलकर वृषण कोश नामक थैली में आ जाते हैं, क्योंकि वृषण कोश का तापमान शारीरिक तापमान की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है और शुक्राणु निर्माण हेतु कम तापमान आवश्यक होता है। जोरदार। आज अगर वृषण उदर गुहा में ही रह जाए स्टूडेंट, नीचे उतरकर नहीं आए, तो ऐसे वृषणों में शुक्राणु का उत्पादन नहीं होगा। जी, ऐसे वृषण शुक्राणु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे जो उदर गुहा में रह गए। और वृषण का उदर गुहा में रह जाना और वृषण कोश में ना आना, इस स्थिति को, इस घटना को क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। जोरदार। एक टर्म है, एक बीमारी है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं स्टूडेंट, जिनमें वृषण उदर गुहा में ही चिपके रह जाते हैं और वृषण कोश खाली रह जाते हैं। उनमें वृषण नीचे उतर के वृषण कोश में नहीं आते। इस स्थिति को, इस घटना को, इस बीमारी को क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहते हैं। कुछ समझ में आया आपको मेरा? पहला टॉपिक वृषण से रिलेटेड, वृषण का निर्माण उदर गुहा में। श्योर? बट वृषण जन्म से पहले उदर गुहा से निकलकर वृषण कोश नामक थैली में आ जाते हैं। स्टार्ट, देखिएगा। वृषण का निर्माण उदर गुहा में होता है। चलिए सर, किंतु जन्म से पूर्व वृषण उदर गुहा से वृषण कोश नामक थैली में आ जाते हैं। यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि शुक्र जनन कम ताप पर संभव होता है और वृषण कोश का तापमान उदरी गुहा की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डबल स्टार, एनसीईआरटी की लाइन, नीट के लिए बढ़िया क्वेश्चन। वृषण कोश का तापमान उदर गुहा की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम, इसलिए वृषण नीचे उतर कर आए। ऐसे वृषणों को जो उदर गुहा के बाहर है, बाह्य उदरीय वृषण कहा जाता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, बाह्य उदरीय वृषण। श्योर? समझ में आया? तो बाह्य उदरीय वृषण एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहा जाता है। पहला स्टार मेरा क्लियर हुआ स्टूडेंट, जो मुझे आपको समझाना था। डन। एक बात बताओ, कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जिनमें वृषण कोश में नहीं आते और अंदर ही रहते और शुक्राणु का उत्पादन भी करते हैं। ऐसे वृषणों को इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, आंतरीय उदरीय वृषण कहा जाता है। व्हेल, डॉल्फिन, चिया स्टूडेंट, हाथी, ये वो जंतु हैं जिनमें उदर गुहा में वृषण रहते हैं और शुक्राणु उत्पादन करते हैं। इनका वृषण कोश अवशेषी होता है, सिकुड़ा हुआ। व्हेल, डॉल्फिन, हाथी में अंतरा उदरीय वृषण, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं। नॉलेज के लिए, एनसीईआरटी में नहीं है। बर्गर वृषण नीचे नहीं आए वृषण कोश में, जन्म के बाद भी बच्चे के वृषण कोश में वृषण नहीं आया, ऊपर रह गए उदर गुहा में या मार्ग में, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ये लीजिए, क्रिप्टोऑर्किडिज्म बीमारी का नाम है स्टूडेंट। ध्यान से सुनना। वह स्थिति जिसमें वृषण उदर गुहा में रह जाते हैं और वृषण कोश में नहीं आते। जोरदार। टर्म्स दे रहा हूं आपको कुछ। हमारा मोड एनसीईआरटी पूरी कवर करना है और साथ में नीट के लिए भी स्पेशल पॉइंट तैयार करने हैं। तो फिर हम क्रिप्टोऑर्किडिज्म एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन हमें पढ़ना है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा स्टूडेंट? सर्जरी, ऑपरेशन द्वारा ऐसे वृषणों को स्टूडेंट वृषण कोश में लाया जाएगा। जी हां, ऑपरेशन शल्य क्रिया द्वारा उदर गुहा में रह गए वृषणों को उठाकर वृषण कोश में लाना, ऐसा ऑपरेशन ऑर्किपेक्सी कहलाता है। ऑर्किपेक्सी ऑपरेशन का नाम है। डॉक्टर कहता है ऐसा।
कि आपके जो लड़का हुआ उस लड़के के वृषण कोश में वृषण नीचे उतर कर नहीं आ पाए, कुछ समय तक तो इंतजार किया जाएगा, और नहीं है तो डॉक्टर कहता है शल्य क्रिया ऑपरेशन किया जाएगा और उससे फिर उसके वृषण कोश में वृषण लाए जाएंगे उदर गुहा से। इस ऑपरेशन को ऑर्किपेक्सी नाम देते हैं। आइए स्टार्ट। तो क्रिप्टोऑर्किडिज्म के बाद हमारा अगला वर्ड है स्टूडेंट ऑर्किपेक्सी। ये रहा ऑर्किपेक्सी, जोरदार वृषणों का शल्य क्रिया से नीचे की ओर उतारना। जोरदार, क्लियर, हाय अना स्टूडेंट, डन। स्टूडेंट एक और चीज बताता हूं, एक होता है वर्ड कैस्ट्रेशन। जानवरों में क्या करते हैं स्टूडेंट, जानवरों के अंदर वृषण कोश में जब वृषण आ गए नीचे और उनका उपयोग हो गया, शुक्राणु उत्पादन हो गया, जानवरों की जनन प्रक्रिया हो गई पूरी, तब ऐसी स्थिति में उनके वृषण कोश में स्थित सामान्य वृषणों को भी शल्य क्रिया से हटा देते। क्यों भाई? वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन आक्रामक हार्मोन होता है। ऐसी स्थिति में जानवर को ज्यादा काम में लेने के लिए और उसकी आक्रामकता कम करने के लिए वृषण को निकाल देते हैं। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है उसमें। ये सामान्य वृषण जो वृषण कोश में है उनको शल्य क्रिया से हटाना, ऐसा ऑपरेशन कैस्ट्रेशन कहलाता है। कैस्ट्रेशन, ये लीजिए, वृषणों का शल्य क्रिया रूप से निष्कासन। वृषणों का शल्य क्रिया रूप से वृषण कोश से, वृषण कोश से निष्कासन होना। डन, तैयार? तो यहां तक का स्टूडेंट मैंने आपको नॉलेज दी। एक बार और बोलूंगा, वृषण मनुष्य में उदर गुहा में इनका उद्भव होता है, निर्माण होता है, किंतु जन्म से पूर्व वृषण उदर गुहा से निकलकर वृषण कोश नामक थैली में आ जाते हैं। यह क्रिया जरूरी है क्योंकि वृषण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है आंतरिक उदरीय तापमान की तुलना में, और शुक्र जनन की क्रिया कम तापमान पर संभव होती है। डन, श्योर? आइए स्टूडेंट आपको एक दो चीज और समझाता हूं, जोरदार देखिएगा। ये एक डायग्राम में आपको 2-3 टर्म्स देता हूं। ये वृषण कोश, दिस वन, यस, वृषण कोश जिसे हम कहते हैं स्कॉर्टम, फैलिए, वृषण कोश। चलो सर, डन हुआ, श्योर बेटा? ठीक। और ये ऊपर स्टूडेंट उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, ये लीजिए। और ये स्टूडेंट वृषण जो यहां इनका उद्भव हुआ था नीचे लुढ़क कर आ गया। वृषण कोश नामक थैली के अंदर एक सेप्टा होता है स्टूडेंट, जो वृषण कोश को 2 कक्षों में बांट देता है। यह है वो सेप्टा, और ये रहा वो सेप्टा, शक पट, और इसको 2 भागों में बांट दिया, एक कक्ष दूसरा कक्ष, और हर कक्ष में एक वृषण है। डन। ये रहा वृषण स्टूडेंट, टेस्टिस, दिस वन, टेस्टिस, वृषण। क्लियर स्टूडेंट? वृषण कोश में वृषण कोश को वृषण लचीले प्रत्यास्थ तंतु जोड़ते हैं। वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश की भित्ति से पतले पतले प्रत्यास्थ तंतु द्वारा जुड़ा होता है, जो वृषण के ऊपर आवरण भी बनाता है। और ऐसे प्रत्यास्थ तंतु स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड गुबर्नेकुलम। ये लीजिए स्टूडेंट, गुबर्नेकुलम। What is the meaning of गुबर्नेकुलम? गुबर्नेकुलम लचीले प्रत्यास्थ तंतु है जो वृषण को वृषण कोश की भित्ति से जोड़ते हैं ताकि वृषण अपनी जगह से निकले। जोरदार, फर्स्ट टर्म आया गुबर्नेकुलम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। उसके बाद अगला वृषण कोश। ये रहा स्टूडेंट, वृषण कोश की भित्ति में भीतर की तरफ स्टूडेंट विशेष प्रकार की पेशी पाई जाती है। देखिए ये रही, आपको वृषण कोश की भित्ति में ये इस तरीके से भित्ति में या चिकनी पेशी है, चिकनी पेशी, अरेखित पेशी, चिकनी पेशी का एक गुच्छा
आपने कहा साहब ये कौन सी पेशी है, तो जवाब देना पड़ेगा स्टूडेंट ये रही, एंड दिस इज कॉल्ड डार्टोज मसल। वृषण कोश की भित्ति में डार्टोज पेशी पाई जाती है और ये ताप नियमन से संबंधित है। ये पेशी वृषण कोश के तापमान को नियमित करने में मदद करती है स्टूडेंट। जोरदार। सर्दियों में इस डार्टोज पेशी में संकुचन होता है स्टूडेंट। इसके संकुचन से वृषण कोश सिकुड़ जाते हैं और उदर गुहा की तरफ आ जाते हैं। सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है, ऐसी स्थिति में स्टूडेंट उदर गुहा की तरफ आ जाता है वृषण कोश और उदर गुहा से गर्मी लेने का काम करता है। यह है जोरदार पॉइंट। गर्मियों में इस पेशी में डार्टोज पेशी में शिथिलन रहता है, इससे वृषण कोश जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं उदर गुहा से दूर। तो वृषण कोश के तापमान का नियमन करने हेतु वृषण कोश की भित्ति में डार्टोज पेशी पाई जाती है और ये चिकनी पेशियां, सर्दियों में इसमें संकुचन होता है। जोरदार। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। अगला वर्ड यहां तक क्लियर। अब मेरी बात सुनना स्टूडेंट, आपको और जोरदार चीज बताता हूं। स्टूडेंट वृषण से जो भी धमनी, शुक्रवाहिनी ये सब निकलती, शुक्राणु लेके तंत्रिकाएं, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, वो सब स्टूडेंट मिलकर योजी ऊतक का इस तरीके से स्टूडेंट एक नली बनाती है और वो नली वृषण को उदर गुहा में जोड़ने का काम करती है। ये जारी नली, और इसी नली में से स्टूडेंट शुक्रवाहिनी गुजरती है, रक्त वाहिनियां गुजरती है, तंत्रिकाएं गुजरती है। तो वृषण और उदर गुहा के बीच में जोड़ने का काम एक नली होती है, श्योर योजी ऊतक की बनी, और इस नली का नाम रखा जाता है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरफ भी है, ये रही दिस वन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये लीजिए स्पर्मेटिक कॉर्ड, इस नली का नाम, और इसी में से होकर कोई भी चीज आएगी जाएगी। शुक्रवाहिनी इसी में से होकर ऊपर जाएगी, तंत्रिकाएं इसी में से आएंगी, धमनी इसी में आएगी, शिरा ऊपर जाएगी, सब इसी नली में से। क्लियर। स्पर्मेटिक कॉर्ड वृषण को उदर गुहा से जोड़ने का काम करती है। अगला ध्यान से सुनना स्टूडेंट, एक विशेष प्रकार की पेशी होती है जो वृषण कोश की भित्ति से स्पर्मेटिक कॉर्ड के आसपास रहती है, चिपकी रहती है, और ये रेखिक पेशी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पेशी का नाम स्टूडेंट क्रीमास्टर मसल रखा जाता है। क्रीमास्टर मसल एनसीईआरटी में हमें नहीं मिल रहा है, मैं नॉलेज दे रहा हूं आपको। क्रीमास्टर मसल जो स्पर्मेटिक कॉर्ड पे भी लिपटी रहती है और वृषण कोश की भित्ति से इस मसल के संकुचन से स्टूडेंट वृषण को ऊपर खींचा जाता है। तो ये वृषण के एलिवेशन में मदद करती है, ऊपर उठे रहने में। क्रीमास्टर मसल वृषण को ऊपर उठाए रखती है उदर गुहा की ओर। इसमें संकुचन से वृषण ऊपर की तरफ आते हैं स्टूडेंट, वृषण के एलिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक टर्म और है क्रीमास्टर मसल, एक वर्ड है गुबर्निकुलम, एक है डार्टोज मसल, क्रीमास्टर मसल, स्पर्मेटिक कॉर्ड। डन। अब आइए स्टूडेंट एक और चीज देता हूं आपको शानदार। ये उदर गुहा, हाँ, और ये वृषण कोश की गुहा, हाँ, इन दोनों के बीच का ये मार्ग स्टूडेंट, दिस वन, ये मार्ग है। ये मार्ग उदर गुहा को वृषण, ये मार्ग उदर गुहा को वृषण कोश मार्ग से जोड़ने का काम करता है। डन। और इस मार्ग का नाम होता है स्टूडेंट इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल ये मार्ग है स्टूडेंट, जोरदार। और इसी मार्ग में से होकर स्टूडेंट स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जन्म से पहले इसी मार्ग से होकर वृषण उदर गुहा से लुढ़कते हुए नीचे वृषण कोश में आते हैं। तो उदर गुहा को वृषण कोश की गुहा से जोड़ने वाला मार्ग इंग्विनल कैनाल कहलाएगा। डन। श्योर। इंग्विनल कैनाल स्टूडेंट वृषण के नीचे आने के बाद स्टूडेंट इस इंग्विनल कैनाल में योजी ऊतक बढ़ जाता है या
और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है स्टूडेंट। ये डन। सिर्फ स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर जाती है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, कुछ पुरुषों में ऐसा होता है कि उनमें उम्र बढ़ने के साथ इंग्विनल कैनाल में भरा हुआ योजु तक फट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो ऊपर से जा रही आंत्र का कुछ भाग नीचे लटक जाता है वृषण कोश में और बहुत तेज दर्द होता है। इस बीमारी को इंग्विनल हर्निया कहते हैं। इंग्विनल हर्निया मतलब यही है कि उदर गुहा यानी आंत्र का कुछ भाग वृषण कोश में लटक गया। तो स्टूडेंट ये कुछ टर्म्स पढ़ाई एनसीईआरटी में नहीं, तो आज हमें टर्म्स का मीनिंग आता है। जरा स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले गुबर्निकुलम, पहला टर्म हमारा है स्टूडेंट गुबर्निकुलम, प्रत्यास्थ तंतु जो वृषण कोश की भित्ति को वृषण से जोड़ते हैं। डन। दूसरी टर्म डार्टोस मसल, यह चिकनी पेशियां हैं जो वृषण कोश की भित्ति में होती है। ये ताप नियमन का कार्य करती है। सर्दियों में इनमें संकोचन होता है। श्योर। डन। अगली टर्म स्टूडेंट क्रीमास्टर मसल, यह वृषण के एलिवेशन के लिए होती है स्टूडेंट। स्पर्मेटिक कॉर्ड, अगली टर्म, यह वृषण को उदरी गुहा से जोड़ती है। यह योजु तक की बनी है। इसमें से होकर जननीय धमनी, शिरा, तंत्रिका, लसिका वाहिनी, शुक्रवाहिनी गुजरती है। यस, शुक्रवाहिनी शुक्राणु ले जाती है, धमनी रक्त लाती है वृषण को, शिरा वृषण का रक्त ले जाती है, तंत्रिकाएं लाती है। डन। इंग्विनल कैनाल, ये एक वर्ड, यह उदर गुहा को वृषण गुहा से जोड़ने वाला मार्ग है। इसी से होकर वृषण कोश में आते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स टर्म्स पढ़ाई मैंने आपको बहुत सारी, आज कोई बोले तो आपको वो टर्म्स आनी चाहिए। मैं लिखता हूं। एक वर्ड है गुबर्निकुलम, एक वर्ड है डार्टोस मसल, एक वर्ड है इंग्विनल कैनाल, एक वर्ड है स्टूडेंट क्रीमास्टर मसल, एक वर्ड है स्पर्मेटिक कॉर्ड, एक वर्ड है स्टूडेंट क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, एक वर्ड है ऑर्किपेक्सी, क्लियर। स्टार्ट। टर्म्स पढ़ाई है एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में जिनके बारे में नहीं है, बट हमें पढ़ना, हमें नॉलेज लेनी है, कुछ भी नहीं छूटे। ताकि गुबर्निकुलम, लचीला तंतु जो वृषण को वृषण कोश की भित्ति से जोड़ते हैं। डन। डार्टोस मसल, चिकनी पेशियां जो वृषण कोश की भित्ति में स्थित है, ताप नियमन का काम करती है। सर्दियों में इनमें संकुचन होता है। इंग्विनल कैनाल, यह वह मार्ग है जो उदर गुहा को वृषण कोश की गुहा से जोड़ता है। इसी से होकर वृषण नीचे लुढ़क कर आते हैं। क्रीमास्टर मसल, यह पेशियां जो वृषण को एलिवेशन का काम करती है, ऊपर उठाए रखती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, यह योजु तक की बनी हुई डोरी है, वह नलिका है जिसमें से होकर शुक्रवाहिनी और सब गुजरते हैं, धमनी, तंत्रिका है, और यह वृषण को उदर गुहा से जोड़ती है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, वह स्थिति जब वृषण उदर गुहा से निकलकर वृषण कोश में नहीं आए, इस स्थिति को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ऑर्किपेक्सी, यह एक ऑपरेशन है, शल्य क्रिया द्वारा उदर गुहा में रह गए वृषण को वृषण कोशों में लाना। डन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई और ये कुछ एक्स्ट्रा। तो पहला पॉइंट हमारा वृषण टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने नॉलेज ली स्टूडेंट। यस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, टेस्टिस, वृषण। अभी तो हमने लिया वृषण कहाँ बने, वृषण कोश में क्यों आए, वृषण कोश के अंदर क्या क्या है। अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर, क्योंकि नर जनन तंत्र का पहला टॉपिक था एक जोड़ी वृषण। वृषण उत्पत्ति में मीजोडर्म के बनते हैं। हमारा पूरा शरीर 3 जननिक स्तरों का बना हुआ है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। इसमें से जननांग
वृषण और अंडाशय दोनों मीजोडर्म से बनते हैं। वृषण उत्पत्ति में मीजोडर्म। डन। अगला पॉइंट, वृषण प्राथमिक जनन अंग है क्योंकि यह शुक्राणु का उत्पादन भी करेगा और इससे नर जनन हार्मोन भी निकलेंगे। तीसरा पॉइंट, वृषण अंडाकार होते हैं। अगला आएगा स्टूडेंट, वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। डन। वृषण का जो वजन है वो 10 से 15 ग्राम होता है। क्लियर हुआ? तो वृषण का वजन 10 से 15 ग्राम है, लंबाई चौड़ाई ये सब हमारे पास पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट। चलिए क्लियर करते हैं स्टूडेंट। डन। ये अब मैं आपको स्टूडेंट वृषण की संरचना पढ़ाता हूं। वृषण अंडाकार होता है और प्रत्येक वृषण के ऊपर आवरण पाए जाते हैं। 3 आवरण होते हैं स्टूडेंट वृषण पर। स्टार्ट। वृषण के ऊपर सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे ट्यूनिका वेस्क्युलोसा कहा जाता है। मैं आपको वृषण का डायग्राम देता हूं स्टूडेंट और उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखिएगा, ये वृषण की एक संरचना है स्टूडेंट। आप मेरे अकॉर्डिंग चलते चलें और हम उसको लेबल करते जाएंगे। स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये है वृषण, दिस वन। क्लियर हुआ? अब स्टूडेंट वृषण में देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको जो कलर दिख रहा है स्टूडेंट, वृषण का सबसे बाहरी आवरण, दिस वन। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ये जो दिख रहा है ये सबसे बाहरी आवरण है स्टूडेंट वृषण के ऊपर। श्योर? और इस सबसे बाहरी आवरण को ट्यूनिका वेस्क्युलोसा कहा जाता है। ये वृषण के ऊपर सबसे बाहर का आवरण, सबसे बाहर का आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस। यस स्टूडेंट, तो अब अपन लेंगे वृषण टॉपिक। टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। टेस्टिस ओरिजिन में मीसोडर्मल है। हमारा पूरा शरीर 3 जनिक स्तरों से बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म। डन। उसमें से जननांग वृषण और अंडाशय मीसोडर्म से बनते हैं। ओके साहब, क्लियर? आइए अब बात करते हैं। टेस्टिस वृषण कोश में होते हैं स्टूडेंट। इनका निर्माण उदर गुहा में होता है। वृषण कोश में कौन कौन है वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्टिस ओरिजिन में, उत्पत्ति में मीसोडर्म, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर टेस्टिस की। हर प्रत्येक टेस्टिस का वजन 10 से 15 ग्राम है। टेस्टिस अंडाकार होता है। टेस्टिस की संरचना लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि नर जनन तंत्र का पहला टॉपिक है एक जोड़ी वृषण, हम उसी को पढ़ रहे हैं। और टेस्टिस की संरचना में स्टूडेंट प्रत्येक टेस्टिस पर, वृषण पर 3 आवरण होते हैं। टेस्टिस का सबसे बाहर का आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है। सेकंड नंबर का आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाता है और थर्ड नंबर का ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। मैं आइए आपको टेस्टिस की संरचना डायग्राम के साथ पढ़ाता हूं स्टूडेंट। देखिएगा, स्टार्ट। ये टेस्टिस है स्टूडेंट, मैंने इसको लेबल कर रखा है इंग्लिश में भी। मैं आपको पूरा एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये अंडाकार टेस्टिस और टेस्टिस के ऊपर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आपको आवरण दिख रहा है सबसे बाहर, और ये आवरण कहलाता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। 2 परतों का आवरण होता है स्टूडेंट। ये दोनों परतें, ये रही बाहर की परत पैराइटल लेयर और भीतर की विसरल लेयर। देखिए स्टूडेंट, ये वाली पैराइटल लेयर है, ओके, और ये वाली स्टूडेंट विसरल लेयर है, ओके। दोनों लेयर मिलकर ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर है। गॉट इट? सबसे बाहर का आवरण होता है पहले नंबर का ट्यूनिका वेजाइनलिस, और ये आवरण स्टूडेंट पूरे वृषण पर नहीं होता। आप देख लेंगे इसको, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां नीचे तक है, लेकिन इसके बाद इस एरिया में नहीं है। वृषण के पीछे वाली सरफेस पर यह आवरण नहीं होता। क्लियर? 2 परतों का बना हुआ सबसे बाहरी आवरण ट्यूनिका वेजाइनलिस। सेकंड नंबर का आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्टूडेंट, पूरे वृषण पर पाया जाता है स्टूडेंट। ट्यूनिका एल्बुजिनिया सफेद रंग का यह आवरण होता है स्टूडेंट, श्वेत तंतुमय योजिऊतक का बना हुआ, पूरे वृषण को चारों तरफ से घेरने का काम करता है। ये देखिए स्टूडेंट, या और आवरण का नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये लीजिए स्टूडेंट, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, श्वेत तंतुमय योजिऊतक का बना हुआ आवरण स्टूडेंट। यही आवरण वृषण के अंदर की तरफ लटक जाता है और ऐसे पट बनाता है। ये रहे वो पट, दिस वन, जिससे वृषण की गुहा अंदर 2 कक्षों में बढ़ जाती है, बड़ा कक्ष, छोटा कक्ष।
ट्यूनिका एल्बोजिनिया आवरण वृषण कोश की गुहा में, वृषण की गुहा में स्टूडेंट लटक जाता है और दो कक्षों में से बांट देते हैं। स्टूडेंट वृषण के अंदर कुछ इस तरीके से अनेक पट होते हैं और वो वृषण को स्टूडेंट ऐसे करके पिंडों में बांट देते हैं। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। ऐसे एक कक्ष, दो कक्ष, तीन कक्ष, चार कक्ष, पांच कक्ष, ऐसे 250 कक्ष होते हैं, कंपार्टमेंट्स प्रत्येक वृषण में। और एक कक्ष का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषणीय पिंडक। दोबारा, एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वृषणीय पिंडक कहा जाता है। ये रहा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स स्टूडेंट। दोबारा बोलूंगा, ये एक कक्ष है स्टूडेंट और इसका नाम रखा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, दिस वन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसकी संख्या एक वृषण में 250 है, एक कक्ष। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में स्टूडेंट 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं होती है, सांप की तरह कुंडलित नलिकाएं दिख रही है आपको। ये कुंडलित नलिका, ये कुंडलित नलिका, ये नलिका, ये, और कुंडलित नलिका का नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिकाएं स्टूडेंट। ये देखिए, ये रहा इनका नाम, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिकाएं। 250 कक्ष होते हैं, प्रत्येक कक्ष में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये लीजिए, 2 या 3। डन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृषण की शुक्र जनन नलिका है और इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका में ही जननिक उपकला होती है अंदर, जो शुक्राणु का निर्माण करती है। डन, क्लियर। आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्टूडेंट तरल भरा हुआ होता है। ये रहा वो तरल, अंतराली तरल स्टूडेंट, द्रव। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर अवकाश होता है, स्पेस, उसमें तरल भरा हुआ होता है स्टूडेंट, और उस तरल में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये रही वो कोशिकाएं, अंतःस्रावी कोशिकाएं स्टूडेंट। ये रही, दिस वन, ये रही, ये एंड इन अंतःस्रावी कोशिकाओं को लेडिंग कोशिकाएं कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। अंतराली कोशिकाएं, लेडिंग कोशिकाएं इनका नाम दिया जाता है स्टूडेंट। ये लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिंग कोशिकाएं, ये आपके सामने आ गई स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार और, एक वृषण, अंडाकार रचना, वृषण के अंदर 250 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं, नलिकाओं का नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नलिकाओं के बाहर अंतराली तरल और उस तरल में विशेष प्रकार की कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं का नाम लेडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल या अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल। यह हार्मोन स्त्रावण का काम करती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। हार्मोन स्त्रावित कर ब्लड में डालने वाली को अंतःस्रावी बोलते हैं। इनसे निकलता नर जनन हार्मोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जिसे कहते हैं। तो वृषण शुक्राणु का निर्माण तो करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और वृषण से जो लिंग हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, वो निकलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्थित लेडिंग कोशिकाओं से। लेडिंग कोशिकाएं नर जनन हार्मोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जिसे कहते हैं, उसको स्त्रावित करती है। डन। हाँ जी, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर? यस स्टूडेंट। एक बार अब यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज और आपको बतानी थी, इस अवकाश में, इस अंतराली तरल में कुछ विशेष प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी होती हैं। कॉम्पिटेंट सेल्स स्टूडेंट, प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं इम्यूनिटी के लिए। तो स्टूडेंट यानी एक कक्ष की बात की जाए तो जरा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करूं, एक कक्ष की, तो कक्ष ये रहा स्टूडेंट। ऐसे 250 कक्ष है और प्रत्येक कक्ष में स्टूडेंट ऐसे करके कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है स्टूडेंट। ये लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वृषण के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर तरल है स्टूडेंट। ये रहा तरल,
दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उस तरल में स्टूडेंट मोस्ट विशेष प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को लेडिंग कोशिकाएं कहेंगे, जो कि हार्मोन स्रावित करेंगी, नर जनन हार्मोन एंड्रोजन। और लेडिंग कोशिकाएं जो है स्टूडेंट ये लेडिंग कोशिकाएं। इसके अलावा यहाँ पर प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं कॉम्पिटेंट सेल्स भी होंगे स्टूडेंट। ये कॉम्पिटेंट सेल्स ये लीजिए, हाँ या ना, समझ में आया नहीं यार? जोरदार तैयार। वृषण स्टूडेंट, ये जो कक्ष होता है इसकी भीतरी सतह विशेष प्रकार की परत से आवृत होती है, जिसे ट्यूनिका वेस्क्युलोसा कहा जाता है। ये सम्मेनीय परत है। तो वृषण पे 3 आवरण हो गए। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो पूरे वृषण पे है, और तीसरा आवरण ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। यहां तक का क्लियर? जरा एक बार देखें। वृषण, प्रत्येक वृषण 3 परतों से आवृत रहता है। ट्यूनिका वेजाइनलिस यह दोहरी परत का बना आवरण है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया यह श्वेत तंतु में योजी उत्तक का बना आवरण है। ट्यूनिका वेस्क्युलोसा सबसे भीतरी परत है। ये 3 आवरण स्टूडेंट। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? अब अगला, प्रत्येक वृषण 250 कक्षों का बना होता है, जिन्हें वृषणीय पिंडा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इंग्लिश में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। स्टूडेंट्स, हिंदी के एनसीईआरटी में बहुत करेक्शंस भी हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड यूज करेंगे ताकि आपको परमानेंट याद हो जाए। हिंदी के वर्ड लेंगे, इंग्लिश भी साथ में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और प्रत्येक पिंडक में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। डन। अगला, वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये लीजिए, जो शुक्राणु का उत्पादन करती है। प्रत्येक वृषण में इनकी संख्या 750 से 900 होती है। क्लियर? प्रत्येक पिंडक में शुक्र जनन नलिका के बाहर अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, यस, जिन्हें लेडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हें अंतराली कोशिका भी कहते हैं, जो नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन स्रावित करती है। तो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं हैं। जवाब लेडिंग कोशिका। श्योर? अगला स्टूडेंट, अंतरकोशीय द्रव में प्रतिरक्षात्मक कोशिका भी होती है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। श्योर? कॉम्पिटेंट सेल्स स्टूडेंट, ये लीजिए, ये भी पाई जाती है। हाँ या ना? यहां तक समझ में आया? कुछ क्लियर है? डन। ये स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अंतिम सिरा सीधा हो जाता है और स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कहलाता है। और वो स्ट्रेट ट्यूब्यूल यहां पर स्टूडेंट नलिकाओं का जो जाल पाया जाता है वृषण के दूसरे कक्ष में, उस जाल में जाके खुलती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रेट ट्यूब्यूल द्वारा वृषण के जाल में खुलती है, और वृषण के इस जाल को रेटेड टेस्टिस कहा जाता है स्टूडेंट। दिस वन, ये जो ट्यूब्स हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर नोन एज अ रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस वृषण में स्थित नलिकाओं का जाल, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलती है और शुक्राणु डाल देती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्राणु का उत्पादन होता है, उसका अंतिम सिरा सीधी नलिका बनता है, और वो जाके रेटेड टेस्टिस में खुलता है। डन। अब सुनना है स्टूडेंट एक और बात। वृषण के ऊपर इस तरीके से अत्यधिक कुंडलित लंबी नलिका होती है, जिसका नाम एपिडिडाइमिस होता है। ये देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं आपको। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबी नलिका, जो वृषण के ऊपर पीछे के हिस्से पे होती है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? इधर देखिए, ये पूरी रचना स्टूडेंट, ये एपिडिडाइमिस के नाम से बुलाई जाएगी। ओके साहब, ये रही एपिडिडाइमिस। हाँ या ना? और वृषण के रेटेड टेस्टिस से निकलने वाली 16 से 20 स्टूडेंट, 10 से 12, 16 से 20 करीब इतनी पतली नलिकाएं निकलती है स्टूडेंट। और ये नलिकाएं रेटेड टेस्टिस से शुक्राणु को सीधे एपिडिडाइमिस में डाल देती है। तो वृषण से शुक्राणु एपिडिडाइमिस में चला गया, और ले जाने वाली इन पतली नलिकाओं को वासा इफ्रेंशिया कहा गया। शुक्र वाहक नलिकाएं,
शुक्र वाहक नलिका है वासा इफ्रेंशिया। तो जरा शुक्राणु का रास्ता देखिए। सबसे पहले शुक्राणु सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, फिर सीधी नलिकाओं द्वारा रेटेड टेस्टिस में गया, फिर रेटेड टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में गया, फिर वासा इफ्रेंशिया खुली एपिडिडाइमिस में, और अब शुक्राणु वृषण के बाहर आ गया एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबी नलिका है, यहां शुक्राणु का संग्रह किया जाता है स्टूडेंट। डन। शुक्राणु का संग्रह एपिडिडाइमिस में होगा। शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन एपिडिडाइमिस अधिवृषण कहते हैं जिसको, उसमें होगा। तो स्टूडेंट रेटेड टेस्टिस को अधिवृषण से जोड़ने वाली रचना वासा इफ्रेंशिया है। क्लियर क्लियर। तो शुक्राणु का मार्ग क्लियर। एपिडिडाइमिस 3 भाग रखता है। इसका सबसे ऊपर का भाग जो बहुत ज्यादा कुंडलित होता है उसे कैपेट एपिडिडाइमिस कहा जाता है स्टूडेंट। डन। कैपेट एपिडिडाइमिस। इसका बीच का भाग कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है, और सबसे नीचे का सकड़ा सबसे कम कुंडलित भाग कॉर्डा एपिडिडाइमिस कहलाता है। कॉर्डा एपिडिडाइमिस। तो स्टूडेंट कैपेट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, और ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस ही स्टूडेंट ये एक नलिका का निर्माण करता है, नलिका में परिवर्तित हो जाता है। इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। वास डिफरेंस, ये देखिए, ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस एक नलिका बन गया, और वो नलिका वास डिफरेंस कहलाएगी शुक्रवाहिनी, और ये शुक्रवाहिनी शुक्राणु को वृषण कोश से उदरगुहा में ले जाएगी स्पर्मेटिक कॉर्ड से होकर। डन। तो शुक्राणु को देखो जरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, सीधी नलिका, सीधी नलिका से रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से फिर आप उदरगुहा में चला गए। हाँ या ना? डन। शुक्राणु का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, शुक्राणु का संग्रह एपिडिडाइमिस में, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन एपिडिडाइमिस अधिवृषण में। क्लियर? वासा इफ्रेंशिया रेटेड टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से जोड़ेगी। वासा इफ्रेंशिया में सीलिया होते हैं, और ये सीलिया शुक्राणु को धक्का मारने का काम करते हैं। श्योर? एपिडिडाइमिस में और वास डिफरेंस में सीलिया नहीं होते, ना ना ना, इनमें होते हैं स्पेशल स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया कभी गति प्रदान नहीं करते, वह गतिशील होते। हाँ, तो वासा डिफरेंस के अंदर आज अगर बोला जाए कि शुक्राणु कैसे गति करता है तो उसके संकुचन से गति करता है। वासा डिफरेंस में पेशीय संकुचन से शुक्राणु गति करता है। सीलिया तो वासा इफ्रेंशिया में है। क्लियर? आइए थ्योरी यहां तक क्लियर। लीडिंग सेल्स देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेड टेस्टिस में खुलती है, वाह, जो नलिकाओं का जाल है। डन। रेटेड टेस्टिस से 10 से 12 छोटी नलिकाएं निकलती है जो शुक्र वाहक नलिकाएं वासा इफ्रेंशिया कहलाती है। जो एपिडिडाइमिस में खुलती है। वासा इफ्रेंशिया में सीलिया युक्त उपकला होती है। डन। वासा इफ्रेंशिया में सीलिया होते हैं। अगला एपिडिडाइमिस 6 मीटर लंबी नलिका है, यहाँ शुक्राणु का संग्रह होता है। ओके। डबल स्टार नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन का होगा एपिडिडाइमिस में अधिवृषण में। शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन एपिडिडाइमिस में होता है। डबल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला एपिडिडाइमिस 3 भागों में बटा होता है। कैपेट एपिडिडाइमिस ऊपरी सबसे ज्यादा कुंडलित भाग, कॉर्पस एपिडिडाइमिस मध्य भाग, कॉर्डा एपिडिडाइमिस नीचे का सबसे कम कुंडलित भाग। एपिडिडाइमिस शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है जो वृषण कोश से उदरगुहा में जाती है। शानदार। क्लियर? अगला एपिडिडाइमिस तथा शुक्रवाहिनी में स्टीरियोसीलिया होते हैं, शुक्रवाहिनी में सीलिया नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ या ना स्टूडेंट? क्लियर? यहां तक हमारा तैयार। सीलिया नहीं होते। तो स्टूडेंट मैंने आपको जितना अभी तक पढ़ाया, मुझे लग रहा है आपको टेस्टिस का तक तैयार हुआ। वृषण, वृषण के ऊपर 3 आवरण, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया,
ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष, नाम वृषणीय पिंडक। प्रत्येक पिंडक में 1 से 3 कुंडलित नलिका, नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्र जनन नलिका, शुक्राणु की स्टूडेंट संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगला शुक्राणु का उत्पादन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लेडिंग कोशिका है जो कि नर जनन हार्मोन स्रावित करेगी, टेस्टोस्टेरोन। डन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्टिस में खुलेगी। रेटे टेस्टिस वासाई फ्रेंशिया द्वारा एपिडिडामिस में खुलेगी। वासाई फ्रेंशिया में सीलिया होंगे। एपिडिडामिस 6 मीटर लंबी नलिका शुक्राणु का संग्रह करेगा। एपिडिडामिस में शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन होगा। एपिडिडामिस में स्टीरियोसीलिया होंगे। एपिडिडामिस से शुक्रवाहिनी बनेगी। शुक्रवाहिनी शुक्राणु को वृषण कोश से उदरगुहा में ले जाएगी। शुक्रवाहिनी में स्टीरियोसीलिया होंगे। शुक्रवाहिनी में सीलिया नहीं होंगे। उसके क्रमाकुंचन से शुक्राणु ऊपर बढ़ेगा। डन। ये सब टर्म्स है स्टूडेंट। ये तो अभी तक हमने वृषण की संरचना पढ़ी, मुझे लगता है वो तैयार। ओके स्टूडेंट्स।